नमस्कार। हाल ही में अलास्का में हुई ट्रंप और पुतिन की मुलाकात पर सबकी नजरें थी। जी हाँ, यूक्रेन युद्ध के बीच इस बैठक से उम्मीदें भी काफी थी। बिल्कुल। और ये बैठक हुई अलास्का के एंकरेज में। रूस से ज्यादा दूर नहीं है वो जगह। हाँ। और मजे की बात ये कि पुतिन पहली बार अलास्का आए थे। अच्छा। वही अलास्का जिसे अमेरिका ने रूस से ही खरीदा था। अच्छा। तो आज हम जरा इसी पर बात करेंगे, अलग अलग स्रोतों से समझने की कोशिश करेंगे कि इस 3 घंटे की बैठक में हुआ क्या। और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, खासकर वो जो टैरिफ की बात चल रही थी। जी बिल्कुल, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अलास्का समिट, क्या हुआ वहाँ? कोई नतीजा निकला? देखिए, नतीजा तो सच कहें तो कुछ खास नहीं। जीरो। हाँ, ना यूक्रेन में कोई सीज फायर की बात हुई, ना कोई शांति समझौते का मतलब कोई खाका सामने आया, बस गोलमोल बातें। हाँ, मैंने भी पढ़ा। दोनों नेताओं ने कहा कि बातचीत सार्थक रही। जी। पुतिन ने कहा कुछ मुद्दों पर समझ बनी है। ट्रंप ने भी कहा कि हाँ, कुछ प्रगति हुई, लेकिन क्या समझ बनी, क्या प्रगति हुई, ये नहीं बताया। बिल्कुल, कोई डिटेल नहीं दी गई, मीडिया के सवाल भी नहीं लिए, तो ये समझ क्या थी ये तो कहना मुश्किल है। ये सिर्फ बयानबाजी ज्यादा लगती है ना? हाँ, लगता तो है। ट्रंप ने ये जरूर कहा कि वो आगे यूरोपियन नेताओं और ज़ेलेंस्की से बात करेंगे। और पुतिन ने उन्हें मॉस्को आने का न्योता दे दिया अगली मुलाकात के लिए। तो मतलब बातचीत का दरवाजा खुला रखा है। हाँ, कोशिश तो यही दिखती है। लेकिन इस मुलाकात को कई लोग वो पुतिन की कूटनीतिक जीत की तरह भी देख रहे हैं। हाँ, ये एक एंगल है। इतने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद भी वो अमेरिकी धरती पर गए और बराबरी पर बात की। बिल्कुल, ये पुतिन के लिए एक तरह से अपनी धाक जमाने जैसा था। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। वो क्या? यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, उनकी चिंता बढ़ गई होगी। अच्छा, वो एक कहावत है ना, इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू। मतलब अगर आप बातचीत की मेज पर नहीं है तो कहीं आप ही सौदे का हिस्सा न बन जाए। हाँ, ये डर तो रहता है। बिल्कुल, उनको डर था कि कहीं यूक्रेन की कीमत पर उनकी गैर मौजूदगी में कोई डील ना हो जाए। इसी सिलसिले में हिलरी क्लिंटन ने भी कुछ कहा था, शायद नोबेल पुरस्कार के बारे में। जी, उन्होंने एक शर्त रखी थी कि अगर ट्रंप बिना यूक्रेन की जमीन दिए, मतलब बिना यूक्रेन का नुकसान किए युद्ध विराम करा पाते हैं तो उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। समझ गया। चलिए अब भारत पर आते हैं। जी। टैरिफ का डर। ट्रंप प्रशासन ने पहले ही 25% टैरिफ लगाया हुआ था। जी, और बात चल रही थी कि इसे 50% तक बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसा होता तो असर तो काफी पड़ता। हाँ, रत्नाभूषण, टेक्सटाइल, चमड़ा, ये सब तो है ही, लेकिन फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे बड़े सेक्टर पर असर ज्यादा गंभीर हो सकता था। लेकिन समिट के बाद ट्रंप का बयान आया, वो तो बड़ा चौंकाने वाला था। हाँ बिल्कुल। उन्होंने कहा कि शायद अब और टैरिफ ना लगे, और वजह बताई कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। जी, और ये बयान जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग है। अच्छा। हमारे पास जो आंकड़े हैं वो साफ दिखाते हैं कि भारत ने अगस्त में रूस से तेल आयात कम नहीं किया बल्कि बढ़ाया है और डिस्काउंट भी मांग रहा है। तो फिर ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा? कोई अंदरूनी राजनीति या बातचीत की कोई चाल? कहना मुश्किल है। हो सकता है ये भारत पर या रूस पर दबाव बनाने का एक इनडायरेक्ट तरीका हो, या शायद वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए कुछ कह रहे हों। तो मतलब टैरिफ का खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं? देखिए, कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये टैरिफ का डर दिखाना ये असल में एक क्या कहते हैं, जियोपॉलिटिकल मूव है। अच्छा। रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत का इस्तेमाल करने की कोशिश। हालांकि ज्यादातर एनालिस्ट ये भी मानते हैं कि टैरिफ को 50% तक बढ़ाना शायद मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि इसका असर सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि ग्लोबल ऑयल मार्केट पर पड़ेगा, और खुद अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा असर हो सकता है। ठीक है, और भारतीय अर्थव्यवस्था, क्या हम इस दबाव को झेलने के लिए तैयार हैं? पहले भी तो हमने प्रतिबंध झेले हैं 1998 में। जी, वो एक अच्छा पॉइंट है। 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद प्रतिबंध लगे थे, लेकिन भारत ने उन्हें झेला और बाजार संभल गया था। हाँ। और आज भी अगर देखें तो अर्थव्यवस्था के जो फंडामेंटल्स हैं वो ठीक ठाक नजर आते हैं। जैसे महंगाई काबू में है, बैंकिंग सेक्टर ठीक है, मॉनसून अच्छा रहा है। आरबीआई ने ब्याज दरें भी घटाई हैं। बिल्कुल, टैक्स कम होने से खपत बढ़ने की उम्मीद है, और जो घरेलू म्यूचुअल फंड का पैसा आ रहा है वो भी बाजार को एक तरह से सहारा दे रहा है। एक तुलना और की जा रही थी मैथ्यू पेरी मोमेंट से। हाँ, वो जापान वाला किस्सा। 1854 में जब अमेरिकी दबाव में जापान को अपनी अर्थव्यवस्था खोलनी पड़ी थी, और वो फिर मजबूत होकर उभरा। तो क्या ये संकट भारत के लिए भी वैसा ही कोई टर्निंग पॉइंट बन सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये दबाव भारत को ज्यादा कॉम्पिटिटिव, ज्यादा आत्मनिर्भर बनाएगा? ये एक संभावना है। या फिर ये उस चाइना +1 स्ट्रैटेजी को नुकसान पहुंचाएगा जिसके तहत कंपनियां चीन के अलावा भारत जैसे देशों में भी निवेश करने का सोच रही थीं। ये भी हो सकता है। एक और बात है, ब्रिक्स देशों का आपसी सहयोग। हो सकता है इस टैरिफ के खिलाफ ब्रिक्स देश और करीब आए। हाँ, ये भी एक संभावना है। ब्राजील, रूस, भारत,
चीन, दक्षिण अफ्रीका, इनका ग्रुप। तो कुल मिलाकर देखें, अलास्का समिट से कोई ठोस नतीजा तो नहीं निकला, नहीं, पर बातचीत जारी रहने के संकेत हैं। और भारत पर जो तत्काल टैरिफ का खतरा था, वो ट्रंप का बयान के बाद शायद कुछ कम हुआ लगता है। हाँ, लगता तो है, पर अनिश्चितता बनी हुई है, ये साफ है। बिल्कुल। लेकिन इस अनिश्चितता के बीच, जैसा आपने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था की अपनी जो आंतरिक मजबूती है, वो एक अहम फैक्टर है। जी, सही कहा। और जाते जाते एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसा कि कहा गया है, नेवर लेट अ गुड क्राइसिस गो टू वेस्ट। संकट को बेकार मत जाने दो। तो क्या ये बाहरी दबाव, चाहे वो कितना भी अनिश्चित क्यों ना हो, क्या ये आखिर में भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर वो पॉजिटिव बदलाव और वो इनोवेशन ला सकता है जो शायद सामान्य हालात में ना आ पाते? ये सोचने वाली बात।